हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 24 यानी साथियों भूचाल सीरीज का पार्ट 24 होने वाला है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये साथियों पहला क्वेश्चन, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डॉट डॉट की भावना उत्पन्न होती है। क्या साथियों, यदि विद्यार्थी अपनी सफलता को यानी अपने कार्य की सफलता को जो कारण है वह आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनके अंदर कौन सी भावना उत्पन्न होगी? शर्म की, गुस्से की, गर्व की या उत्कंठा की? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी, गर्व हो जाएगा, यानी गर्व की भावना उनके अंदर उत्पन्न होगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्रॉप लिखने में सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रेरित विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है तो उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है। इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे आप? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानक निर्देशित मूल्यांकन या मानकीकृत मूल्यांकन? क्या साथियों, एक शिक्षक है जो एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्रॉप लिखने में सहायता करता है, यानी निबंध के कई पार्ट लिखने में सहायता करता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान से देखता है, यानी शिक्षक जो है उस निबंध के प्रत्येक पार्ट को ध्यान से देखता है और उन सभी पार्ट या ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन होगा? तो साथियों यह रचनात्मक मूल्यांकन होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण करना चाहिए, विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों को बार बार शिकायत करनी चाहिए, मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थी की भर्त्सना यानी बुराई करनी चाहिए, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या साथियों, कक्षा नियमन यानी कक्षा के नियम बनाने में विद्यार्थियों की सहकारी हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए। तो साथियों, अध्यापक को क्या करना चाहिए? मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता होनी चाहिए, यानी साथियों जो नियम बनाए जा रहे हैं उनमें विद्यार्थियों की बराबर सहभागिता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संरचना में चुनौती का कारण बन सकती है? आत्म केंद्रिता, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य या गतिमान दिव्यांगता? साथियों कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बन सकती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्म केंद्रिता या स्वालीनता। साथियों, यदि बालक जो है आत्म केंद्रित होगा, स्वयं में लीन होगा, तो वह सामाजिक संचार करने में थोड़ा कठिनाई महसूस करेगा या यूं कहें नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह दूसरों की सुनेगा ही नहीं, दूसरों से संचार स्थापित कैसे करेगा अगर सुनेगा ही नहीं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? रुचि के कारण एक नई भाषा का सीखना, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, माता पिता की प्रशंसा के लिए पढ़ाई करना? साथियों, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा हो सकता है? इनाम आया, नगद इनाम, यह एक बाह्य प्रेरणा हो गई, पुरस्कार बाह्य प्रेरणा हो गई, माता पिता की प्रशंसा यानी बाह्य प्रेरणा हो गई, परंतु रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना यह आंतरिक प्रेरणा है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है, भाषाई विशेषता है, प्रकृतिवादी विशेषता है, स्थानिक विशेषता है या अंतर्वैयक्तिक विशेषता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यह एक प्रकार की कैसी विशेषता है? भाषाई विशेषता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह का लचीले ढंग से भाषा में प्रयोग भाषाई विशेषता है। अगला क्वेश्चन साथियों, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार? क्या पूछा गया साथियों? एक समावेशी व्यवस्था में यानी एक समावेशी कक्षा में किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन किया जाता है? तो साथियों किसकी जरूरतों के अनुसार किया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये साथियों क्वेश्चन ही 2 बार एंटर हो गया है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए साथियों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धि होती हैं। आप सभी जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं और वर्तमान में ये कार्यरत हैं, यानी कार्य कर रहे हैं। अभी और भी बुद्धियां आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन साथियों, समावेशन का क्या अर्थ है। सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। भेदभाव को बढ़ावा देना। भागीदारी और सुझाव जुड़ाव का अवसर समान असमान अवसर प्रदान करना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान के निरपेक्ष होकर अपनाना, यानी सभी विद्यार्थियों को उनकी पहचान से, उनके बैकग्राउंड से, उनके सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से बिना कुछ लिए दिए, यानी बिना कुछ ये सोचे कि यह इस पृष्ठभूमि का, इसे हम अपनी समावेशन कक्षा में नहीं रखेंगे, ऐसा बिना कुछ सोचे विद्यार्थी को अपनी कक्षा में जगह देना एक समावेशन का अर्थ है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है। प्रकृतिवादी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक या स्थानिक बुद्धि। जो दूसरों की मंशाओं और भावनाओं को, व्यवहार को समझने व उनसे संबंध बनाने में सहायक होती है, वह बुद्धि कौन सी होती है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। सुलभ अवसंरचना या इमारतें, विद्यार्थियों का अलगाव, विद्यार्थियों का शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया या साथियों के बीच सहानुभूति और दया। बताइए साथियों, वे विद्यार्थी जिन्हें कोई दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। तो साथियों क्या आवश्यक है, सुलभ अवसंरचना या इमारतें, यानी उनकी जरूरतों के हिसाब से इमारतों का निर्माण करवाना, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। गैर संदर्भीकरण, विस्तारण, उद्दीपन, अनुक्रिया संबंध या रटकर याद करना। अर्थपूर्ण अधिगम को साथियों सुसाध्य करने के लिए सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए विस्तारण, माफ करिएगा ऑप्शन बी विस्तारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। साथियों यहाँ पर बताइए क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। श्रवण बाधित विद्यार्थियों की सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पे मिस टाइपिंग है, बाधित नहीं लिखा हुआ है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। विद्यार्थियों को अपने आप से बात करने व सोचने दें। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखें। दत्तका के लिए मौखिक निर्देश दें। बताइए साथियों, दत्त कार्य के लिए मौखिक निर्देश दें। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षाएं के बजाय लिखित परीक्षाएं लें। किसको साथियों, श्रवण बाधित बालकों को, यानी ऑप्शन बी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन साथियों, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं। सृजनात्मक, स्थानिक, तर्कशास्त्री, गणितीय या प्रकृतिवादी बुद्धि। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तर्कशास्त्री या गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति प्रतीकों का हेर फेर करके समस्या समाधान कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में डॉट डॉट की भावना पैदा करनी चाहिए, जुड़ाव की, बहिष्करण की, हीनता की, अलगाव अलगाव की। बताइए, एक शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षार्थियों की के अंदर कौन सी भावना का विकास करेंगे या कौन सी भावना पैदा करेंगे? तो साथियों आप जुड़ाव की भावना का विकास करेंगे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधान कर्ताओं को इंगित करता है? साथियों इसमें एक तरह से पूछा गया है कि उस उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं के कौन से लक्षण होते हैं? सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी या अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मकता या अभिसारी चिंतन, प्रतीकात्मक अनम्यता की कमी, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जुड़ाव, माफ करिए क्रियात्मक जड़ता और प्रतिक्रियात्मक अनम्यता। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मकता, अनम्यता की कमी और अपसारी चिंतन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है? स्थानिक संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी यानी अंतरावैयक्तिक बुद्धि हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डॉट डॉट महत्वपूर्ण है, निर्मित करना महत्वपूर्ण है, पहचानना महत्वपूर्ण है, अनदेखा करना महत्वपूर्ण है या प्रचारित करना महत्वपूर्ण है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों कल जो क्लास आने वाली है आपके लिए उसमें साथियों हम NEP 2020 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले साल 2021 के ऑनलाइन एग्जाम में, उन सब को हम एक साथ करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पहचानना। तो साथियों NEP 2020 के लिए आप तैयार रहिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, वेधन और बार बार अभ्यास पर, सामग्री को रटकर याद करने पर या उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ पर? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 में निम्नलिखित में से किस बात पर, किसके महत्व पर बल दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर बल दिया है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य या परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुक्त लक्ष्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि या अभिप्रेरणा? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिसंज्ञान, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार लक्ष्य या आत्म पराजित लक्ष्य? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? वेधन तथा अभ्यास द्वारा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित कर कर, अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों में पुरस्कार देकर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवन के साथ संबंध स्थापित करना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो,
केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर सम्मिलित हो, बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, आकलन में अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। बताइए क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो आप क्या करेंगे? आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? केवल शाब्दिक रूप में, केवल दृश्यी रूप में, केवल मौखिक रूप में, या केवल बहुल रूप में करना चाहिए? साथियों, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए? साथियों, किस रूप में? बहुल रूप में, यानी बहुभाषिता के रूप में एक तरह से कह सकते हैं। केवल शाब्दिक रूप में नहीं, बल्कि शाब्दिक रूप में भी, दृश्यी रूप में भी और मौखिक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। बहुभाषिता नहीं होगा, वो गलती से बोल दिया मैंने, उसके लिए क्षमा करिएगा। आप सूचना को शाब्दिक रूप में, दृश्य रूप में और मौखिक रूप, तीनों रूप में प्रस्तुत करेंगे एक समावेशी कक्षा में। अगला क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परीक्षाएं अधिगम का एक चरम लक्ष्य है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता जरूरी नहीं होती। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता जरूरी होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? ढालना, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथक्कीकरण या पारस्परिक रूप से प्रश्न करना? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? आत्म केंद्रिता के, बाह्य केंद्रिता के, सृजनात्मकता के या कार्यात्मक अटलता के? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्रवाह विस्तारीकरण, मौलिकता, नवीनीकरण या नवीनता, ये सारे साथियों किसके लक्षण हैं? सृजनात्मकता के, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? समता, पृथक्कीकरण और नामीकरण, विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना? साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथक्कीकरण और नामीकरण समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने के लिए उचित तरीका क्या है? मानसिक मंदति, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, मानसिक विकलांगता या व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है? बताइए क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें पूछा गया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार जो बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता है, यानी एक तरह से कहें जो बौद्धिक अक्षमता है, उसको संबोधित करने के लिए उचित तरीका क्या है? व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। साथियों, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? आपने 30 में से कितने सही किए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथियों, मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।